Good morning. A warm welcome to all of you in my YouTube channel Zoologist Sir Jayodekar. So friends, in this video we will discuss about class 12 chapter number 14 biodiversity and conservation. So biodiversity और conservation इस chapter में हम आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट और इंट्रोडक्शंस अबाउट पोल्यूशंस ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस की थी। उसमें जो भी बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्व करते हैं उसमें से दो टाइप से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। एक प्रकार हमने देखा था एक्स सिटू कंजर्वेशन और दूसरा देखा था इन सिटू कंजर्वेशन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पोल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करना ना भूलिए ताकि जो भी आगे चल के वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट और पोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये जो भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। सो इंडिया पार्टिसिपेट इन अर्थ समिट रियो दी Janeiro and is a party to convention of biodiversity। so जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करने के लिए रियो डी जानेरियो में एक सभा आयोजित की थी 1992 में। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आवर कंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है सो बहुत से ह्यूमन इंटरफेरेंस होने के कारण आजू बाजू में हमारे जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इस बारे में विचार विनिमय करने के लिए ये जो भी चर्चा सत्र ये जो भी आयोजित किया था 1992 में। सो गवर्नमेंट पासेस द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सो जो भी आजू बाजू में हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है तो उसके बारे में उसको बढ़ाने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का निर्माण हुआ। सो 2002 में ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो भी हुआ था। द लॉ ब्रॉडली डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी एज अ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर जेनेटिक मटेरियल एंड बाय प्रोडक्ट। इट एक्सक्लूडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड ह्यूमंस। सो इस पर्टिकुलर लॉ में क्या है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम मेंटेनेंस के लिए। सो ये जो सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट ये जो भी इम्पॉर्टेंट है उनको कंजर्व करना हमारी एक ड्यूटी है। सो इससे हमें बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स होते हैं तो हमें इन्हें कंजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो देख लीजिए ये जो भी बॉक्स है इस बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। सो राहीबाई पोपरे ये जो भी मदर ऑफ महाराष्ट्र। सो ये इन्हें हम मदर ऑफ महाराष्ट्र क्यों कहते हैं कि ये जो भी लेडीज़ है ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट की है और ये राहीबाई ने क्या किया है कि उन्होंने ये ज़्यादा पढ़ी वाली नहीं है, उन्होंने घर में क्या किया है कि एक सीड बैंक तैयार की है। सो 54 क्रॉप्स जो भी हमारे सीजनल क्रॉप्स होते हैं और उनके 116 वैरायटीज उन्होंने क्या की है नई उन्होंने उत्पादित की है। सो क्रॉप इंक्लूड्स वाइल्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, गुआ, मैंगो, स्पिनच, मेथी, मिलेट्स, पल्सेस, हाइनेच, बीन्स एंड पीस। सी ऑल्सो ट्रेन फार्मर एंड स्टूडेंट फॉर द सीड सिलेक्शन। सो उन्होंने सीड सिलेक्शंस कैसे किया जाता है इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे फार्मर को स्टूडेंट को क्या किया है गाइड किया है। इन्हांसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हमारी जो भी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। सो ये वुमन ने क्या किया है कि बहुत ही बड़ा कार्य किया है इस क्रॉप प्रोडक्शंस में। ठीक है। सो पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी अमॉन्ग 3 इंडियंस ऑन बीबीसी लिस्ट। सो जो भी बीबीसी लिस्ट है उसमें से लिस्ट में ये राहीबाई पोपरे का नाम आया है और इन्हें हम मदर ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है।
सो जो भी मटेरियल्स होते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द पर्पजिंग दिस एक्ट। सो जो भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना था, उसका जो मेन पर्पस क्या था कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल है, इनको कंजर्व करना, और इनके मदद से हमें जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है। अ 3-tier system has been established with National Biodiversity Authority। सो NBA ने क्या किया है कि 3 tiers बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये NBA है, उन्होंने क्या किया है नेशनल लेवल, द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SSB एट द स्टेट लेवल एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट द लोकल लेवल। सो 3 पूरे सिस्टम में इन्हें कंपराइज किया है, जो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उसके बाद स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, और जो भी लोकल लेवल पे क्या किया है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। सो ये 3 टायर सिस्टम क्या करती है, पूरे हमारे इंडिया में वर्क करती है। ठीक है, फॉर द लोकल लेवल फॉर अप्रूवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पस। सो जो भी कमर्शियल और रिसर्च पर्पस, ये जो भी इम्पोर्टेंट है, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है और उनका जो भी यूटिलाइजेशन है एट द बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर द कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पस, तो ये 3 जो भी टायर सिस्टम है वो क्या करती है, इनका इन पे ध्यान रखती है। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर foreigners, NRI as well as Indian citizen and institution to seek permission from NBA। सो अगर कोई पर्सन्स को रिसर्च करना है, कोई पर्सन को बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करनी है, तो वो इनकी गाइडलाइन फॉलो कर सकती है। सो सीक परमिशन ऑफ NBA बिफोर दी एक्सप्लॉइटिंग लोकल रिसोर्स। अगर कोई हमें अगर पेड़ अगर काटना हो, तो इनके परमिशन के बगैर हम उस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, NBA हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। सो इन्हें बहुत पावर्स दिए हैं। नॉट सीकिंग अप्रूवल ऑफ NBA कैन इंक्यूर जेल एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़। अगर जो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इनकी अगर परमिशन हमने नहीं ली और अगर कोई हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ता है और 10 लाख रुपए तक फाइन लग सकता है। ठीक है, so these are the all informations regarding about the biodiversity act। ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशंस के बारे में। सो पोल्यूशंस क्या है? सो दिन ब दिन हमारे अर्थ में क्या है कि पॉपुलेशंस बढ़ रही है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन coupled with industrial development has result in the rampant loss of natural resources over last 10 decade। सो जो भी हमारे 100 साल से क्या हुआ है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा है, और इसके कारण क्या हुआ है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो ज़्यादा मात्रा में लॉस हुए हैं। सो ठीक है, सो दिस अनकंट्रोल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर डिस्टर्ब द delicate balance between living and non-living components of biospheres। Utilization and production of synthetic material and construction activity have pumped several undesired substances in the ecosphere। This has result a severe pollutions। So जो भी uncontrolled exploitation of nature disturb, हमने जो भी नेचर को डिस्टर्ब किया है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जो भी बड़े बड़े पेड़ है उन्होंने काटा है, पूरे इकोसिस्टम कोलैप्स की है। सो इसके कारण क्या हुआ है कि जो भी बैलेंस है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, जो भी बैलेंस है वो क्या है, बिगड़ गया है। और इसके कारण क्या हुआ है कि एक सीवियर पोल्यूशंस आजू बाजू में देखने को मिलता है, और इस अनडिजायर्ड सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, फाइनली दे कैन लीड टू दी पॉल्यूशंस। सो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, तो पॉल्यूशंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन। सो जो भी वाटर हमारा है, सो वाटर में अगर कोई अनवांटेड चीज़ें अगर उसमें ऐड होती है तो उसे क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशंस। अगला है नॉइस पॉल्यूशंस, उसके बाद है सॉइल पॉल्यूशंस, उसके बाद है एयर पॉल्यूशंस, और उसके बाद है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस। So these are the all regarding information about the introduction of pollution। So one by one हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन किसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।